14 अगस्त की शाम को जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पद्म नैतिक के साथ अपने घर पर बैठे आज़ादी के भाषण की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन उठाते ही नेहरू जी जो खबर सुनते हैं, उससे उनका चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और शरीर में सिहरन होने लगती है। साथियों, 14 अगस्त 1947 रात 12 बजे जब पूरी दुनिया के लोग चैन की नींद सो रहे थे, तब भारत आज़ादी का वह सुनहरा अध्याय लिख रहा था जिसका हम पिछले कई दशकों से बेसब्री से इंतजार और हर 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। इस पल के लिए देश के लाखों स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी कर दी। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ नेताओं और अंग्रेजों ने इसी खुशी के मौके को देश के करोड़ों लोगों के लिए गम का मौका बना दिया था, क्योंकि इस दिन हमारे अखंड भारत का बंटवारा होने जा रहा था। जिसे राजनेता बनकर देश चलाने वाले नेताओं में तो खुशी की लहर फैली हुई थी, लेकिन देश की आवाम इस बंटवारे से कितना दर्द सहने वाली थी उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। अखंड भारत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस बंटवारे का दर्द वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने उस रात अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसे अपने को खोया, जिन्होंने अपने देश खो दिया, जो सड़क पर पड़े दर्द से तड़प रहे थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। इस बंटवारे के दर्द के शिकार हुए लोग आज भी जब 14 अगस्त का नाम सुनते हैं, उनका शरीर डर के मारे कांपने लगता है। और आखिर क्या हुआ था 14 अगस्त 1947? वह काली रात जिसने देश के करोड़ों लोगों ने आज़ादी की काफ़ी बड़ी कीमत चुकाई। इतिहास के सबसे काले दिन पर एक नज़र डालते हैं तो ब्रिटिश हुकूमत के खात्मे की कहानी 1947 के शुरुआत में ही लिखनी शुरू हो चुकी थी। ब्रिटेन में क्लेंट अटली की सरकार को यह उम्मीद थी कि भारत शांति के साथ आज़ाद होगा, लेकिन अफसोस UIEDT टूट गई, क्योंकि उन ब्रिटिशर्स को नहीं भारत की आवाम और नेताओं के बीच हिंदू और मुस्लिम क्रीट ईट नहीं हो सकते ऐसी आग लगा दी थी, जहर घोल दिया था। जिसके बाद 3 जून 1947 के दिन क्लाइमेटली ने जो इंडिया रेडियो पर अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि सदियों से तितर बितर पड़े हिंदुस्तानियों को हमने एक किया और हमें उम्मीद थी कि एकता देश की आज़ादी के बाद भी बने रहेगी, लेकिन अफसोस भारतीय नेताओं को ये मंजूर नहीं, इसलिए हमारे पास देश का बंटवारा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए ब्रिटिश इंडिया का राजकाज 2 सरकारों के हवाले कर दिया जाएगा। जिसके तुरंत बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक भाषण दिया और कहा कि ब्रिटिश सरकार ने कुछ हिस्से को भारत से अलग करने का प्रस्ताव देते हुए हिंदुस्तान को आज़ाद करने की बात रखी है और हमने उनकी इस बात को मान ली है। हालांकि इस बात से हम खुश नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि देश के भविष्य के लिए यह फैसला ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाने का वादा किया था, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी के कई साल पहले ही इजाज़त पकड़ ली गई थी। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को एक अलग मुल्क दिया जाएगा और उनकी साइड से हिंदुस्तान के भाईचारे ऐसे छोट जिसके निशाने आज भी देखने को मिलते हैं। खैर, भारत को आज़ादी मिलने की हफ्ते की शुरुआत हिंदू मुस्लिम की आग भड़कना शुरू हो चुकी थी, जिसका शिकार बन रही थी अखंड भारत। 14 अगस्त शाम को जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पद्म नायडू के साथ घर पर बैठे थे और आज़ादी के भाषण की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन उठते ही नेहरू जी जो खबर सुनते हैं, उनसे उनका चेहरा लाल पड़ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, शरीर में सिहरन पैदा होने लगती है, क्योंकि लाहौर में एक नए प्रशासन ने हिंदू और सिखों के इलाके के पानी की सप्लाई काट दी थी, जिससे लोगों प्यास से तड़प रहे थे। जो पानी के लिए अपने घर से बाहर निकल रहा था, उसे उसी वक्त मार दिया जाता था। यहाँ से शुरू होने वाले दंगे देखते ही देखते पूरे भारत में फैल रहे थे। लोग मरने और मारने के लिए उतावले हो रहे थे। तभी नेहरू फ़ोन रखकर
इंदिरा से कहते हैं, आखिर मैं अपने 15 अगस्त के भाषण में ऐसा कैसे और क्या कह सकता हूँ कि मैं खुश हूँ जबकि मेरा लाहौर जल रहा है। इंदिरा उन्हें कहती हैं कि फिलहाल आप अपने आज रात के भाषण पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे मौके पर देश के करोड़ों लोग उनसे प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे थे। हालांकि नेहरू का दिल अब टूट चुका था, लेकिन फिर भी 11:55 पर नेहरू संसद के सेंट्रल हॉल में भाषण देना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि हमने एक नियति के साथ एक वादा किया है और अब हम समय आ गया है कि हम अपना वादा पूरा करें। शायद पूरा नहीं, लेकिन जहां तक हमें हो सके वहां तक आगे। नेहरू ने कहा कि हम प्रयास करेंगे। प्रतिज्ञा जो संकल्प अब तक करती आई है उसे निभाना है कि हमें बहुत कुछ करना होगा। रात 12 बजे जब दुनिया पूरी तरीके से सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्र की नई उजाली चमकते हुए सुबह के साथ उठेगा। ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम के नेहरू के इस भाषण को सुनकर लोग खुशी से झूम उठे थे। सड़कों पर महात्मा गांधी के नाम के नारे लगा रहे थे। 12 बजे शंखनाद के साथ आज़ादी का आरंभ हुआ, लेकिन देश के करोड़ों लोग अब तक यह नहीं पता था कि कुछ इलाकों में देश की आवाज़ इस आज़ादी की कड़ी कीमत चुका रही है। कुछ नेताओं और अंग्रेज़ों ने मिलकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की जो लकीर खींची थी, उसे बनाने में कई हजार लोगों का लहू बह रहा था। लाखों लोग 14 अगस्त की उस काली रात को अपने घर से बेघर होना पड़ा था, लेकिन हिंदुओं का भारत में आना और मुसलमानों का पाकिस्तान में जाना उतना आसान नहीं था। हजारों लोगों के खचाखच भरी ट्रेन में चढ़ना और फिर एक दूसरे को धकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। लाखों लोग अपना व्यवसाय छोड़कर पलायन करना पड़ता था उन्हें। कुछ समय पहले जो लोग एक दूसरे का हाथ थामकर अंग्रेजों के सामने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने। फिर भारत के इतिहास की यह सबसे काली रात, जो लगातार बारिश हो रही थी, कई इलाकों में बिजली जा चुकी थी। बदले की आग में प्यासे फिर रहे लोगों के हाथों में हथियार और वे एक दूसरे का लहू और कत्ल किए जा रहे थे। पार्टीशन की इस कत्लेआम होने वाली लड़ाई की शुरुआत अगस्त महीने की शुरुआत में होती, जब कुछ सिखों ने मिलकर 60 मुसलमानों और मुसलमान की टोली ने 74 सिखों का सरेआम कत्ल कर दिया। यानी आग दोनों तरफ से लग चुकी थी। अगस्त के पहले हफ्ते में ही अमृतसर की जमीन बेगुनाहों के खून से लटपट हो चुकी थी। पार्टीशन के इस जंग में अपनों की ही जान ले रहे थे। तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था इतना खौफनाक था कि सुनकर अपने पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। दिल्ली से पाकिस्तान के लाहौर जाने वाली ट्रेन शुरू की जाती है, जिससे पाकिस्तान जाने वाले सरकारी अफसर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही ट्रेन पटलियान पहुंचती है, वहां पर हमला हो जाता है, जिससे एक महिला और एक बच्चे की जान चली जाती है। किसी ट्रेन पर होने वाला सबसे पहला हमला था। फिर जब ट्रेन लाहौर पहुंचती है तो खबर चारों तरफ फैलती है कि वहां के मुसलमान बदला लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तानियों से अमृतसर आने वाली ट्रेन में मौजूद 43 पोजीशन पर ही मार दिया जाता है, और फिर 13 अगस्त के दिन जब पाकिस्तान से अमृतसर के लिए ट्रेन रवाना होती है, तो वो ट्रेन अमृतसर तो पहुंचती है, लेकिन उसमें मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं था। हर डब्बे में तो बस हिंदू और मुसलमानों की लाश है। जिसके बाद ट्रेन पर हमला लोगों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर रोज अमृतसर और लाहौर के बीच आने जाने वाली ट्रेनों में लाशों के ढेर मिलते रहते थे। 14 अगस्त के दिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्क अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद होने के करीब थे, तब अपनी ही लोगों से डरते हुए हिंदू और मुसलमान लोग हर डर रात बारिश के बीचों बीच छिपाते हुए पलायन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर हम अपने मुल्क में नहीं पहुंचे तो अगले ही कुछ दिनों या फिर कुछ ही पलों में मार दिए जाएंगे। लेकिन जहां पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले हिंदू और लोगों को देखते ही मार दिया जा रहा था, वह हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे मुसलमानों को भी तलवार से काट कर लहूलुहान किया जा रहा था। इसी वजह से हर तरफ भगदड़ मच चुकी थी।
हजारों लोग अपनी अपनी जान गंवा और अगले दिन सुबह यानी 15 अगस्त के दिन जहां दोनों मुल्कों को करोड़ों लोग अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे थे, वहीं लाखों अपने को खोने के दुख से तड़प रहे थे। अंग्रेजों के जाति नफरत के बनी भारतीय की एकता को अंदर से झकझोर कर दिया। इस पार्टीशन की आज अगले कई महीने तक चलती रही, जिसमें कई करोड़ों लोग स्थानांतरित होने के लिए मजबूर हुए थे और उनसे भी करीब 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। और खैर, यह गौर करने वाली बात है कि हम हिंदू, मुस्लिम या सभ्य जाति के लोगों को दोषी करार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बंटवारे की बात निकालने से पहले देश की आवाम खुशी के एक दूसरे के साथ मिलकर रहती थी।